आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। जनरल इलेक्शन कुछ ही महीने बाद हैं और पॉलिटिकल सरगर्मियां हर तरफ से शुरू हो गई हैं। इसी विषय पे हमारे साथ मौजूद है राजेश कुमार, बिहार की राजधानी पटना से, और किशन सिंह, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम पोस्ट में। बहुत राजेश बहुत जी, धन्यवाद। पहले अगर हम बात करें पटना की, और नीतीश जी। कुमार जो वहां के सीएम है अभी, तो कैसे देखते हैं जो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अभी जो ऑप्शन रखा है, और उनकी चॉइस जो है, उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो इंडिया अलायंस में देखते हैं। आपकी जी। क्या नजर है? तो मुदस्सिर जी, मैं कहूंगा इसको हमें दो एंगलों से देखना पड़ेगा। एक है पर्सनल अचीवमेंट की तरह, पर्सनल माइलस्टोन की तरह, कि हर नेता के दिमाग में उनका क्या पर्सनल एम है, क्या पर्सनल गोल है, और दूसरा एज होल इंडियन अलायंस के लिए क्या बेहतर है। अब ये जो अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी ने किया है ये चीज, किशन, तब अगर हम बात करेंगे यूपी की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिसे कहा जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जा रहा है, क्या लग रहा है जी। वहां पे आपको कि वहां पे जैसे सपा है, या अभी भी जो बात निकल के आई है कि जो मायावती हैं उनको भी इनविटेशन दी गई है कि आप भी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाओ, और जिसपे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ऐतराज जताया है कि यहाँ तो उनको चूज करो, यहाँ हमें ही रहने दो। तो क्या लग रहा है देख, आपको इसमें, वहां पे अलायंस कितना कामयाब हो सकता है? आप देखिए, मैं पहली बात बता दूं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो ये दोनों साथ में लड़े थे, और उस समय भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जब बसपा और सपा साथ में थी। उस बार ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज का जो शेयर होगा उसमें भाजपा पीछे रह जाएगी। पर उस बार भी भाजपा ने इतने कड़ा मुकाबला था उत्तर प्रदेश में, तब भी भाजपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और ये दोनों का गठबंधन फेल हो गया था। क्योंकि गठबंधन कर लेने से ये बात साफ नहीं हो जाती है कि जो मायावती के वोटर है वो सपा को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, कि सपा के जो वोटर है वो मायावती को पसंद करते हैं कि नहीं। तो सिर्फ गठबंधन कर लेने से ये सोचना कि जो उनका वोट शेयर है और हमारा वोट शेयर है, मिलके हम भाजपा से ज्यादा हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट पा जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब भाजपा का सीधा लक्ष्य है, भाजपा का लक्ष्य, इस पर भाजपा ने जो केंद्र नेतृत्व है, भाजपा ने कह दिया है 400 प्लस का आंकड़ा दिया है। और वहीं पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 75 प्लस भाजपा इधर से मजबूत दिख रही है। और जो 3 राज्यों के रिजल्ट जो आपने शुरुआत में अपनी बात में कहा था, इन 3 राज्यों को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था मुदस्सिर जी, और इन तीनों राज्यों में जिस तरह से बड़ी जीत मिली है, ये बात साफ हो गई है कि अभी विपक्ष उतना तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश जरूर कहा जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के होकर जाता है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और सपा बसपा का गठबंधन दोबारा होता हो तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर होता भी है तो उतना ज्यादा एफर्ट भाजपा का नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पिछली बार जब ये गठबंधन हुआ था लोकसभा में, लगा था कि भाजपा कुछ ना कुछ पीछे रह जाएगी उत्तर प्रदेश से, पर भाजपा ने बम्पर जीत पाई थी। 80 में से 55 से ऊपर सीटें निकाली थी गठबंधन के बाद भी। तो अब ये चीज निश्चित रही है कि इसको भाजपा को रोक पाना मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश से, इतना तो मैं साफ कह सकता हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो छवि और जो चेहरा है, इसको सब बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे कि ये सपा सपा का प्रमुख जो है अखिलेश यादव, वो कैंडिडेट हो सकता था प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, क्योंकि देखिए उनके पास। जी, मैं आपको, आपने जो सवाल पूछा कि अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते थे, अगर अखिलेश यादव इस बार के 2022 के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में अगर जीत जाते और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे को हरा देते, तो निश्चित वो अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए कर सकते थे। मगर अपना ही राज्य नहीं जीत पा रहे, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री की आपके मन में इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगा, तो इस इच्छा को बाकी पार्टियां तो नहीं मानेगी। आप जब वो बाकी पार्टियां उनके सामने एक बात बोल सकती है कि जब अपना ही राज्य आप नहीं बचा पा रहे, तो आपको मैं कैसे प्रधानमंत्री की तरफ प्रोजेक्ट कर सकूं, क्योंकि बहुत छोटे नेता है अखिलेश यादव। अगर खाली सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनकी उनकी जो पार्टी की जो पकड़ है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अच्छे से है, बाकी राज्यों में उतना इफेक्ट उनका नहीं है। तो उतने बड़े चेहरे नहीं है जो प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो अखिलेश यादव बहुत छोटा चेहरा है। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि असेंबली में ठीक है उनका, जो अखिलेश यादव यहाँ जो उनका रीजनल है वहां पे, और नेशनल लेवल पे उनका कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि वो उतने कद के नेता नहीं है कि मोदी के अगेंस्ट वो खड़े कर दिए जाए। जी। तो क्या लग रहा है कि अभी अभी जो सूरत हाल है वहां पे, लोकसभा की सूरत हाल कैसे आप वहां पे देखते हो? देखिए, अगर हम वाराणसी, जैसे जैसे अभी भी बात आई थी कि प्रियंका गांधी को मोदी के अगेंस्ट खड़ा किया जाए, तो क्या लग रहा है आपको कि ये चीजें सफल हो पाएंगी ये? देखिए, मैं पहले आपको एक चीज बताता हूँ।
आप मुझसे बेसिकली उत्तर प्रदेश का सवाल पूछा तो मैं आपको बताता हूँ। देश की राजनीति में 22 जनवरी की तारीख बहुत अहम होने वाली है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर की ओपनिंग होने वाली है। ठीक है, ये भारतीय राजनीति का बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, इस बात को आपको समझना होगा। उस 22 जनवरी से जिस तरह से तेजी समीकरण बदलने वाले हैं, समझ लीजिए भाजपा और मजबूत होती चली जाएगी पर दिन। 22 जनवरी को जहां को आप हमेशा विपक्ष कहता था कि आप राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे बात करते थे और आरोप लगाते थे तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी भाजपा बता रही है। अब हर भाषणों में अगर आप भाजपा की सुनेंगे तो सारे जो विपक्ष को टारगेट करते कहते हैं कि वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तो कहते थे 22 जनवरी तारीख है जरूर आइएगा, सारे विपक्ष को न्योता भी दे रहे हैं। तो 22 जनवरी के बाद तो समीकरण और तेजी से बदलेंगे। जैसे ही राम देखिएगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा वो। आप उस दिन देखिएगा कोई भी मीडिया चैनल या सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब, जितने यूट्यूबर चैनल है आप देख लेना, अगर उस दिन कोई चीज अगर चलेगी सोशल मीडिया से लेके नेशनल टीवी तक, वो सिर्फ और सिर्फ अखबारों की हेडलाइन तक सिर्फ राम मंदिर की ओपनिंग, आप समझ लीजिए। तो उस दिन से आने वाले 10-15 दिन तक सिर्फ आपको अगर टीवी पर कुछ दिखने को मिलेगा वो राम मंदिर दिखने को मिलेगा। और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का रहा है जिससे वो उनकी नींव बनी। ठीक है, तो उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई को अगर सोच भी रहा है कि मैं इनको भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे दूंगा, पहली बात तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे को टक्कर नहीं दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो उनकी लोकप्रियता है, आप उसको तो काउंटर करने के लिए विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे पाए। ऊपर से सोने में सुहागा कहते हैं वो राम मंदिर होगा कि वो खुलने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश से तो आप निश्चित रहिए 80 में से 75% अगर भारतीय जनता पार्टी सीट जीत जाती है तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। उससे कम जीतती है तो भले अचंभे की बात होगी कि विपक्ष ने अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, 5 सीटें 5 के ऊपर निकाली, पर 75 से कम भाजपा का लक्ष्य भी नहीं है, भाजपा जीतती हुई दिख रही है। बिल्कुल। राजेश, अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो क्या लग रहा है आपको कि वो पीएम दावेदार हो सकते थे मोदी के अगेंस्ट? जी, और मुझे लगता है कि वो अभी उन्होंने खुल के समर्थन किया भी नहीं है जो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की तरफ से नाम आया है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका शुरू से एम रहा है प्रधानमंत्री बनने का। उन्होंने ये इच्छा 2-3 बार पहले भी 2-3 इलेक्शंस में जता चुके हैं वो, तो मुझे लगता नहीं। और दूसरी चीज, आप नीतीश कुमार को पलटू कुमार भी कह सकते हैं। बिल्कुल। अगर इंडियन एयरलाइंस ये कह रही है कि वो नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर के बिहार में इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा की, सबसे पहली चुनौती आएगी सीट बंटवारे के समय। बिल्कुल। बराबर की सीटें की तो उम्मीद रखे ना, ये पहले भी कांग्रेस, लालू और ये साथ में लड़ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। कैसे नीतीश कुमार सीएम बनने के लिए मोदी के बीजेपी के साथ ज्वाइन कर जाते हैं और सीएम बन जाते हैं। 2.5 साल अपना टेन्योर पूरा करते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब मुझे बीजेपी वालों को देना पड़ जाएगा, तो 2.5 साल बाद वो वापस से फिर जाके लालू के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और अपना सीएम कुर्सी नहीं छोड़ते। उनके लिए कुर्सी सबसे जरूरी चीज है। और अगर ये इंडियन अलायंस वाले सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन साथ में, देखिए ये जो इनकी दिक्कतें हैं ना, ये फेजेस में है, 3-4 स्टेप में इनकी दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत है इनकी राहुल गांधी। उसको इन्होंने टैकल करने के लिए अब एक नए पीएम का नाम लिया है, क्योंकि इनको पता है बीजेपी वाले इसे मोदी वर्सेस राहुल बना देंगे। तो ये इलेक्शन मोदी वर्सेस राहुल ना बने, इसीलिए इन्होंने पीएम का नाम अनाउंस किया। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे, कांग्रेस ने कभी भी पीएम का नाम अनाउंस नहीं किया है कि हमारे तरफ से ये पीएम बनेंगे, कभी नहीं किया उन्होंने इलेक्शन से पहले। बस राहुल को साइडलाइन करने के लिए ये मोदी वर्सेस राहुल ना बने, इसीलिए उन्होंने खड़गे का नाम दिया है। दूसरी चीज आपकी आ जाती है, हर स्टेट वाइज आपको देखना पड़ेगा कि सीट कैसे बटेगी। बिहार का मैंने आपको बता दिया, लालू है, नीतीश है और कांग्रेस, ये 3 मेजर पार्टी है, और भी छोटी पार्टीज है इसमें जो जुड़ी हुई है, उनमें सीट का बंटवारा कैसे होगा। यूपी में मायावती और अखिलेश यादव अपनी सीट का बंटवारा कैसे करेंगे, वो भी एक सबसे बड़ी चुनौती आने, वहां पे भी दरार आएगी। फिर दिल्ली में भले अरविंद केजरीवाल सीना ठोक के कहते हैं कि मैं सीएम हूं, मैं 3 बार जीता, ये जीता, लेकिन आप और मैं भी जानते हैं कि स्टेट इलेक्शन में भले आपका झाड़ू चलता है वहां, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में एक सीट नहीं जीती आज तक आम आदमी पार्टी। और अगर आप ये चीज उन्हें कहोगे कि भाई आप जीतते नहीं हो, आप एक काम करो, आप एक भी सीट पे मत लड़ो, या कम से एक ही सीट पे लड़ो या 2 ही सीट पे लड़ो, वो नहीं मानेंगे। सीधी सी बात, आपको इसको स्टेट वाइज एनालाइज करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी किशन भाई कह रहे थे कि जो अभी ये राम मंदिर की ओपनिंग हो रही है 22 जनवरी को, तो कितना ये 2024 के इलेक्शन पे कितना इस पर असर पड़ेगा? इसका सब, आप अगर इसको देखोगे एज अ मुद्दा, तो इससे बड़ा मुद्दा कोई है नहीं। बीजेपी का अस्तित्व ही राम मंदिर से है, बीजेपी का जन्म ही राम मंदिर के मुद्दे से हुआ है कि नहीं।
पहले उन्होंने जब बीजेपी की शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था कि देखिए राम मंदिर बनाने के लिए क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, हमें यूपी में एटलीस्ट अपनी सरकार बनानी होगी, तभी हम राम मंदिर बनवा पाएंगे। ठीक है। जिसके बाद उन्होंने यूपी में अपनी सरकार इसी दम पे बनाई, जिसके बाद जाकर के उन्होंने जो भी अपने बाबरी मस्जिद को ढहाया, अपने राज में ढहाया, फिर भी उसके बाद उसमें कानूनी कार्रवाई की वजह से रोक लग गई। तो फिर इन्होंने अपील की सबको कि देखिए हम एक राज्य के सीएम के पावर से ये नहीं जीत सकते, हमें पार्लियामेंट में बहुमत चाहिए होगी, तो हमें और भी राज्य में जीतना होगा। जिसके बाद ये गुजरात, मध्य प्रदेश और हिंदी हार्टलैंड वाले इलाकों में 5-6 राज्य में इन्होंने अपनी पकड़ बनाई। उसके बाद इन्होंने जनता को कहा कि देखिए सिर्फ राज्यों से कुछ नहीं होगा, हमें अपना एक पावरफुल पीएम बनाना होगा, बीजेपी का पीएम बनना पड़ेगा तभी कुछ होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ करना पड़े, चाहे 10 पार्टियों को जोड़ना पड़े। तो इन्होंने पार्टी की जोड़ गांठ करके अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम बनाया। अब अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम बनाने के बाद इन लोगों के पास क्या मुद्दा बचा कि देखिए ये तो पार्टियों की जुड़ी हुई थी, हम अकेले पार्टी मेजोरिटी में नहीं थे तो हम कैसे बनवा दे राम मंदिर, जिस दिन हम अपने मेजोरिटी में होंगे उसी दिन राम मंदिर बनवा पाएंगे। तो इन्होंने राम मंदिर से स्टेज बाय स्टेज अपना ग्रोथ प्लान किया है, और ये अब एक अगला स्टेज है। अब इन्होंने सारी चीजें कर ली कि राम मंदिर बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, अब सारी ओपोजिशन पार्टी एक तरफ हो चुकी है। तो अब अगला स्टेज ये है इनका कि ये अब कैश करेंगे कि हमने जो बोला वो हमने डिलीवर किया। बिल्कुल। तो हमने जो डिलीवर किया उसके ऊपर हमें वोट दीजिए। तो अगले ये इलेक्शन छोड़िए, अगले मिनिमम 2 इलेक्शन तक ये कैश करने वाले हैं राम मंदिर को। बिल्कुल। एक चीज ऐड करना चाहूंगा राजेश की, कि जब से योगी सरकार बनी और जब से प्रधानमंत्री बनारस से संसदीय लड़े थे, तब से आप देखेंगे ना जितनी रिलीजियस गतिविधि है बहुत तेजी से बढ़ी उत्तर प्रदेश में। आप काशी में देखेंगे जो कॉरिडोर बना दिया बनारस में, काशी को बदल कर रख दिया एकदम। काशी आज के समय में भारत का सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है, जगह नहीं, अच्छा कॉरिडोर बना दिया। उसके बाद मथुरा, काशी, अब देखिए अब कोर्ट में जब राम मंदिर पूरा हो रहा है तो अब काशी, मथुरा काशी में भी कोर्ट का डिसीजन आ गया कि आप सर्वे कराइए। तो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए भी आगे बढ़ रही है फ्यूचर, क्योंकि अब राम मंदिर का मुद्दा आज नहीं तो अगले इलेक्शन तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो चाहिए, उसके बाद अब मथुरा हो गया, और काशी का जो है जो मस्जिद विवाद चल रहा है कि वहां पर जो बहुत दिन से चल रहा है, अब रिपोर्ट सौंपी गई है, देखिए उसका रिजल्ट कब तक आता है। तो फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रही है बीजेपी। राम मंदिर का आपको 2024 जीत के देंगे, 2027 का जो फिर विधानसभा होगा उसमें भी आप बहुमत से जीतेंगे। 2027 तक तो विधानसभा में कोई छूने वाला नहीं है, लोकसभा ये जीत रहे हैं, अगले लोकसभा की तैयारी चालू हो चुकी है। मथुरा पे भी सर्वे चालू होना है, कोर्ट ने आदेश दे दिया सर्वे शुरू करिए आप वहां पर, काशी में चल ही रहा है। तो आप देखिए फ्यूचर प्लानिंग भी आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो कितनी अहेड है बाकी पार्टियों से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर तक नहीं दे पा रहा है चुनाव में, यही मेन कारण है। बिल्कुल राजेश, हम फिर आएंगे, जैसे सीट शेयरिंग की हम बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो ये गठबंधन जहां पे फंस रहा है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस बीच में, जैसे अभी राज्यों के इलेक्शन हुए वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं रहे, आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि जो अभी ये एलायंस है, जो सीट शेयरिंग होगी, उसमें अरविंद केजरीवाल और जो कांग्रेस है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज करेंगी सीटों पे, चाहे हम पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, या देखिए आप दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, अरविंद केजरी की बात करें या किसी भी दूसरी पार्टी की बात करें, अगर कॉम्प्रोमाइज किसी पार्टी को करना पड़ेगा तो वो कांग्रेस है। चाहे कोई स्टेट हो, कोई भी एक रीजनल पार्टी, कोई भी एक स्टेट पार्टी अपने स्टेट में कॉम्प्रोमाइज करने से रही। और कांग्रेस आज के डेट में न रीजनल पार्टी बची है, ना वो नेशनल पार्टी बची है, ना किसी राज्य में उनका वर्चस्व है, ना ही पूरे देश में है। तो कॉम्प्रोमाइज अगर किसी पार्टी को करना है तो वो है कांग्रेस, और कांग्रेस को ही करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, नहीं तो ये इंडियन अलायंस नहीं चलने वाली है आगे। सवाल अब किशन ये है कि क्या ये करेंगे, कॉम्प्रोमाइज होगा कांग्रेस से? मैं राजेश की बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जब कर्नाटक जीत गए थे लोग, तब कांग्रेस का लग रहा था कि हाँ ये एक बड़े भाई की तौर पे चुनाव लड़ेगी विपक्ष में, बाकी पार्टियां इनको सपोर्ट करेंगी। पर इन 3 राज्यों में जो जिस बुरी तरह से हार मिली, खासकर मध्य प्रदेश में जहां तो राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस थी कि हम आ रहे हैं सत्ता में, वहां पर इतनी बुरी हार मिलना, और फिर बाकी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद से कांग्रेस फिर से बैकफुट पे चली गई। अब उसे बाकी जितनी पार्टियां हैं जो विपक्ष के इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी है उनकी सुननी पड़ेगी अपने।
कर्नाटक में, तेलुगु, इसके बाद वो थोड़े से अपर हैंड में थे कि हाँ कांग्रेस लीड करेगी, पर अब फिर से वो बैकएंड में चले गए हैं कि कांग्रेस आप अपने राज्य नहीं जीत पा रहे, जहां पर इतनी भाजपा के अगेंस्ट एंटी कंपल्सी थी 20 साल तक, वहां मध्य प्रदेश आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पे जा चुकी है। जी, अगर हम बात करें ममता बनर्जी की या अरविंद केजरीवाल की, तो क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये भी दावेदार हैं, ये भी इस एलएनएस में इसीलिए आए थे क्योंकि इनको पीएम बनना था, क्योंकि इनमें इनमें वो कैपेबिलिटी है, लग रहे हैं थोड़े बहुत कि ये नेशनल लीडर बन सकते हैं। तो क्या वजह हुई कि वजह है कि ये अभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हम एज पीएम कैंडिडेट आगे आ सकते हैं? तो इसमें क्या आपको लग रहा है कुछ है, या मतलब ये खाली अफवाहें बातें हैं? देखिए, मेरे तरफ से तो सीधा कहना ये है कि ये दोनों भले अपने स्टेट में बहुत अपना वोट बैंक रखते हो, लेकिन एज ओवर देश में इनके नाम पे वोट नहीं मिलने वाला। आप अरविंद केजरीवाल के नाम से बिहार में वोट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, या ममता बनर्जी के नाम से आप गुजरात में वोट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और ये बात इन्हें भी पता है। अगर जिस दिन इन्होंने अपना नाम आगे कर दिया, फिर तो हर पार्टी वाले अपना नाम आगे करेंगे। बिल्कुल। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना। आप बिल्कुल। अपना नाम सिर्फ इसलिए आगे नहीं कर सकते कि आप अपनी जगह पे 3 बार से सीएम है। इस हिसाब से तो नीतीश भी आ जाएंगे, अखिलेश भी आ जाएंगे, अरविंद भी आ जाएंगे, ममता बनर्जी भी आ जाएगी, सारे के सारे स्टेट वाले आ जाएंगे। भाई 3-4 बार तो हमारी पार्टी से भी सीएम रहे हैं, अगर यही क्राइटेरिया है पीएम बनने का। तो इस अब आपको तर्क भी तो देना होगा ना। आप ऐसे तो नहीं कह सकते मैं अरविंद केजरीवाल हूं, मुझे पीएम के लिए बना दो। तर्क भी दोगे ना उसके पीछे आप। तो बिल्कुल। इनके पास अभी कोई तर्क है नहीं, कोई क्राइटेरिया है नहीं कि अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करे। इसीलिए इन्होंने खड़गे का नाम लिया, और मेरे हिसाब से आप मान के चले इन्होंने जल्दबाजी में एक गलत नाम चुना है। जो लोग पॉलिटिक्स देखते हैं या पॉलिटिक्स की न्यूज पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भले खड़गे को जानते हो, लेकिन खड़गे इस देश में घर घर में नाम नहीं है। नहीं। मैं अगर आज के डेट में कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगा, कौन कितने लोग यहाँ पे जानते हैं खड़गे जो अभी प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कब कौन सी मिनिस्ट्री संभाली है, या उनके कौन से बड़े फैसले रहे हैं, या उनका और कौन सा कहीं एक ना कहीं अच्छा ये सा भी स्पीच रहा है। कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है ना कि जैसे दलित वोट उनके साथ जुड़ेंगे या मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़ेंगे, तो इस हिसाब से भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो इस पे भी कह रहे हैं कि वही कहीं ना कहीं इसीलिए उनका नाम दिया गया है। तो उस पे आपकी क्या है? देखिए, अगर आप बात करेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट के या शेड्यूल्ड ट्राइब के वोट्स जुड़ेंगे या मुसलमानों के वोट जुड़ेंगे, तो इसमें फिर लालू की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी क्या बुरी है? उनका तो पूरा स्टेट में जितना वर्चस्व है वो स्मॉल कास्ट, शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों के ऊपर ही है। उन्होंने अपना वोट बैंक ही, दलितों की बात करोगे तो मायावती आगे खड़ी हो जाएंगी। आप ये मुझे बताइए, खड़गे जिनके बारे में जिनका इन्होंने नाम नॉमिनेट किया 2019 में, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, वो अपने सीट पे हारे। तो जो बंदा अपनी एक सीट अपने दम पे नहीं बचा पा रहा है, उससे आप पूरे देश से तो वोट की उम्मीद रख ही नहीं सकते। ये नाम बस इसलिए लिया गया ताकि बीजेपी अपना कैंपेन मोदी वर्सेस राहुल जो शुरू करे, उससे पहले हम राहुल को बाहर निकाल ले। बाद में हम डिसाइड करते रहेंगे कौन पीएम बनेगा नहीं बनेगा। एटलीस्ट ये कैंपेन चालू ना होने दे हम, कि मोदी से वो मतलब जो राहुल से उससे तो अच्छा ही है मोदी, राहुल को बनाने से अच्छा है कि मोदी को रहने देते हैं। वो डिबेट मीडिया में चालू ना हो, इसीलिए उससे पहले इन्होंने एक फेस दिखा दिया। टेम्पररी फेस है ये, आगे जाके ये फेस चेंज होगा। किशन, आप कैसे देखते हो इस एलएनएस में कांग्रेस को? मैं कांग्रेस से पहले अरविंद केजरीवाल की बात करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल इस अलायंस में सीना ठोक के एक बात जरूर कह रहे हैं बार बार कि पूरे देश में हम ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर 2 राज्य में हमारे सीएम बैठे हैं। कांग्रेस को अगर हटा दिया जाए, दूसरी अगर पार्टी कहें तो हम गुजरात, अरे हम कहेंगे पंजाब पूरा हमारे पास है, दिल्ली हमारे पास है, दिल्ली गढ़ है सत्ता का, सारा केंद्र है शासित है, सब यहीं से चलता है और मैं यहाँ बैठा हूँ, खुद को बहुत पावरफुल बनाते हूँ। जिस राज्य में जाते चुनाव में कहते हैं मैं लिख के दे रहा हूँ, लिखवा लीजिए मेरी इतनी सीट आने वाली है, और इलेक्शन के बाद कहीं नजर नहीं आते। तो जब भी मीटिंग भी होती होगी विपक्ष की, तो एक दावा बार बार सुनते हैं कि मैं ही एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो 2 राज्यों में मजबूत से बैठी हुई है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल दावा जरूर ठोकेंगे, पर अरविंद केजरीवाल वही मात खाएंगे जब सीट मांगने लगेंगे पूरे देश में, तो उनको कहीं सीट नहीं मिलेगी। पंजाब और दिल्ली छोड़कर उनको कहीं पर ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं देगी कोई पार्टी चुनाव लड़ने की। ठीक है, फिर वही बात आई कांग्रेस। कांग्रेस मानिए ना मानिए, कांग्रेस उन सभी में सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर
तो बीजेपी के अगेंस्ट कुछ भी करना है तो कांग्रेस को बाकी पार्टी को मिलकर बढ़ावा देना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा अगर लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, बाकी सभी पार्टियों में नेशनल पार्टी का दर्जा तो बहुत पार्टियों को मिल गया है, पर कांग्रेस ही है जो भाजपा को आज नहीं तो 20 साल बाद 15 साल बाद तो हराएगी, वो कांग्रेस ही होगी। तो अभी अगर ये सारी पार्टियां मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, और कांग्रेस को ये नहीं कि सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, पर बन नहीं पाएंगे जब तक नरेंद्र मोदी वहां बैठे हैं, तब तक बनना मुमकिन नहीं। ये बात मैं यहाँ आम जनता भी जानती है, उस पार्टी के सपोर्टर भी जानते हैं। हम कुछ भी बड़ी बड़ी करते हैं कि नहीं इस बार वो बन जाएंगे, पर जो हकीकत है वो उस पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हूँ, अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता हूँ, वो भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बन गया 2024 में। बिल्कुल तो ऐसे राजेश, बिल्कुल राजेश, अभी जो 3 स्टेटों में उन्होंने इलेक्शन जीते, उसके बाद एक डिबेट छिड़ी है नॉर्थ वर्सेस साउथ, तो इसमें इसको आप कैसे देखते हो इस चीज को? भले नॉर्थ वर्सेस साउथ हो, भले नॉर्थ में बीजेपी को वोट ना आए, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि नॉर्थ इंडियन अलायंस में जुड़ने वाला भी नहीं है, साउथ इंडियन अलायंस में जुड़ने वाला भी नहीं है। साउथ की रीजनल पार्टीज अपने आप को ही सबसे प्रचंड मानती है। आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा कि किसी साउथ पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस में जाके सरकार बना ली हो, या किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो अलायंस में। वो अलायंस में विश्वास रखते ही नहीं है, ठीक है। वही आप उल्टा नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में ये चीजें बहुत चलती है। मतलब एक टाइम पे हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर में तो पॉसिबल ही नहीं है कि बीजेपी के साथ कोई अलायंस बनाएगा वहां का रीजनल पार्टी, लेकिन हमने वो भी होते हुए देखा है यहाँ। लेकिन साउथ में ऐसा आज तक नहीं हुआ। और आप मानो या ना मानो, अमित शाह जाने ही जाते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए। वो मध्य प्रदेश में उस समय जनता के चुने हुए सीएम को हटा करके बीजेपी की पार्टी बना देते हैं, लेकिन वो साउथ में ऐसा नहीं कर पा रहे। साउथ में वो पूरी आज तक एक भी साउथ का ऐसा स्टेट नहीं बता सकते आप जहां पे अमित शाह ने किसी इलेक्शन के बाद किसी नेता को या तो अपनी पार्टी में ला पाए हो या किसी दूसरी पार्टी के साथ अपनी अलायंस बना पाई हो। तो आप साउथ में भले बीजेपी अपने वोट बैंक में ना वोट ला पाए, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि साउथ इस इंडियन अलायंस में कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा, एटलीस्ट इलेक्शन से पहले तो नहीं करेगा। इलेक्शन के बाद अगर इंडियन अलायंस स्ट्रांग दिखी तो मे भी कुछ साउथ की पार्टीज उनके साथ जुड़ जाएंगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई साउथ की पार्टी एज सच अपनी सीटें नहीं देने वाला इंडियन अलायंस की किसी दूसरी पार्टी को लड़ने के लिए। और साउथ का एक स्टेट भाजपा बहुत मेहनत करना चाहेगा, वो कर्नाटका है। कर्नाटका में उनकी हार उनको बहुत चुभी है भारतीय जनता पार्टी को। और कर्नाटक में इलेक्शन से पहले इतने ज्यादा बवाल हुए थे, इतना हिंदू मुस्लिम वाला पोलराइजेशन होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक हारी थी। हिजाब विवाद था, स्कूल में जो हिजाब विवाद हुआ, तो कर्नाटक में इलेक्शन से पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए थे कि अच्छा खासा पोलराइजेशन वाला माहौल बना था, तब भी कर्नाटक हार गए थे। तो साउथ में कर्नाटक ही एक ऐसा स्टेट था जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिखती थी, पर कर्नाटक भी हार गई है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसे खींचना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। राजेश, आपको क्या लग रहा है बिहार से कितनी सीटें ले पाएगी भाजपा, या ये इंडिया अलायंस कितनी ले पाएगी? कितनी सीटें ले पाएंगी नहीं ले पाएंगी ये सवाल तो तब समझ में आता है जब हम एक शीट देख सके कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है। बिल्कुल। आज के डेट में मैं बोल दूं कि 30 सीटें इनकी आएंगी या 25 सीटें उनकी आएंगी, वो होगी हवा में बात करना। क्योंकि कहां से नीतीश कुमार खड़े हो रहे हैं, कितनी सीटें उनको दे रहे हो आप, कितनी सीटें लालू को दे रहे हो आप, कितनी जगह से भाजपा खुद लड़ेगी, या भाजपा भी अपनी जो अलायंस पार्टी है उनकी लोजपा वगैरह वहां से लड़वाएगी। तो ये तो तब डिसाइड होगा जब सीट बंटवारा हो जाएगा। लेकिन आप मेरे से ये मान के चलिए कि अभी फिलहाल बिहार की धरातल में इंडियन अलायंस का कोई वजूद नहीं है। या तो आप नीतीश की पार्टी के साथ हैं, या आप लालू की पार्टी के साथ हैं, या आप भाजपा के समर्थक हैं। अगर इंडियन अलायंस को बिहार जीतना है तो लालू की पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स देने होंगे, फिर दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार, फिर तीसरे नंबर पे कांग्रेस को अगर बचा कुचा कुछ मिल जाए तो उसमें को लेके संतुष्ट हो जाना चाहिए। अगर ये बराबर बराबर सीट बांटने गए तो इनकी हार निश्चित है। आज के डेट में बिहार में लालू यादव की राजद पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है जमीन पर, ये बात उनको माननी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के